देखो यार, ऐसा कोई भी चीज जो हमें करने पे पैसे मिलते हैं ना, उसे तुम कहते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी। और यार जब बात आता है पैसे का, तो उसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे इसके लिए हमें बनना हो सब्जी वाला या मछली वाला या फिर फिजिक्स वाला। पैसे के लिए कुछ भी करेंगे हम। अब देखो सही बताओ तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी ये जो काम है जिसके लिए हमें पैसे मिलते हैं, ये कई तरह के होते हैं। तो यार इसका सोल्यूशन ये है कि कुछ बुद्धिमान लोगों ने ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बांट दिया अलग अलग ग्रुप्स पे, और इसी चीज को कहते हैं हम सेक्टर्स, जिससे इस चैप्टर का नाम भी आया सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, जिसका पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमें ये बताने के लिए कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जिसे हमने अलग अलग सेक्टर्स पे बांटा हुआ है ना, ये कितने सेक्टर्स पे बांटा हुआ है, कौन कौन सा एक्टिविटी होता है। बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट पीवी निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें करने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट मरते दम तक याद रहे। तो इसी बात के साथ करते हैं शुरुआत। नंबर 1, अगर तुम एक्टिविटी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हो चीजों को, तो 3 होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। और अगर तुम बांटते हो कि एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन कैसा है, तो उस हिसाब से 2 होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और अगर तुम बांटते हो कि उस एक्टिविटी का ओनर कौन है, तब तुम बांटते हो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पे। तो हम पहले बात करते हैं जब तुम बांटते हो नेचर क्या है उस एक्टिविटी का, जिसमें से पहला है प्राइमरी सेक्टर। अब इसके अंदर क्या होता है, हमें जो भी चीजें नेचर ने दिया है ना, हम उसी का इस्तेमाल करके कोई चीज बनाते हैं। अब इसका एग्जांपल है एग्रीकल्चर, जहाँ भगवान ने हमें खेत दिया, हमने वहाँ बीज बोया, खेती किया और मस्त खा रहे यार। माइनिंग, फिशिंग और फॉरेस्ट्री और कुछ एग्जांपल्स है। अब इस सेक्टर को ना कहते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोस्ट एक्टिविटी जो होता है वो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड चीजें ही होता है, जो कि टोटली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और इसके अलावा इस सेक्टर में ना जो भी चीजें बनता है वो बेस होता है आगे के जो भी प्रोडक्शन होगा उसके लिए। अब एग्जाम्पल के लिए एक कपड़ा बनता है फैक्ट्री पे, जो कि पार्ट है सेकेंडरी सेक्टर का, बट इस कपड़े को बनने के लिए क्या चाहिए? कॉटन, जो कहाँ से आता है? इस प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर से। ऐसे कई और चीजें जिसे बनाने के लिए ना तुम्हें प्राइमरी सेक्टर का जरूरत है। अब फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ क्या होता है, हमने जो भी नेचर का इस्तेमाल करके चीज बनाया ना, उसी को ही दोबारा हम इस्तेमाल करते हैं किसी और चीज को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल करके, यानी कि मशीन का इस्तेमाल करेंगे और कुछ और बनाएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो प्राइमरी सेक्टर से है, इसका इस्तेमाल करके हम कपड़ा बना रहे हैं जो कि मशीन से बना हुआ एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं शुगर केन, एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो खेती में बनाया गया, उगाया गया, कुछ भी कह लो। अभी शुगर केन की मदद से हम बनाते हैं शुगर या फिर बनाते हैं हम गुड़, जैगरी। ये दोनों ही है प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो यार क्योंकि ज्यादातर एक्टिविटी जो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर पे होता है वो इंडस्ट्रीज पे होता है, तो इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब इसके बाद आगे है टर्सरी सेक्टर। यहाँ पे तुम कोई चीज बनाते नहीं हो, तुम सर्विस देते हो, जिससे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है डेवलप हो पाता है। अब सर्विसेज लाइक बैंकिंग सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इसीलिए ना इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जहाँ हम कुछ बना नहीं रहे, हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कुछ मदद कर रहे हैं, जिससे कि बाकी का जो 2 सेक्टर है वो ग्रो हो पाएगा। अब इन तीनों सेक्टर्स को सबसे आसानी से समझाया गया ये 3 पिक्चर्स के साथ तुम्हारे एनसीईआरटी की किताब पे। ये सबसे स्मार्टेस्ट वे था समझाने के लिए कि क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स। खैर हम बढ़ते अब अगले टॉपिक की ओर, जहाँ बताया गया है कि कैसे ये तीनों सेक्टर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये आपस में बहुत ही ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। मतलब एक के बिना तो दूसरा चल ही नहीं पाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं शुगर केन का। अब शुगर केन जिसे बनाएगा एक फार्मर, जो की पार्ट है प्राइमरी सेक्टर का, देन वो शुगर केन मैन्युफैक्चर होगा फैक्ट्रीज पे जाके, जो की पार्ट होगा सेकेंडरी सेक्टर का और बनेगा शुगर। एंड देन अब जो ये शुगर है ये जाएगा फैक्ट्री से दुकानों पे, होलसेल, रिटेल, एंड देन फाइनली हमारे पास, जिसके लिए इस्तेमाल करा जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का। गाड़ी भाई फैक्ट्री से उड़ के हमारे घर पे नहीं आएगा ये, तो ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम्पल है क्या का टर्सरी सेक्टर का। अब यहाँ देखो ये तीनों ही सेक्टर का मदद से ही चीजें आगे बढ़ रहा है। अगर इनमें से कोई भी एक सेक्टर का दिमाग खराब होता है ना भाई, तो फिर दिक्कत आएगा। तीनों ही आपस में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, एक के बिना तो दूसरा चल ही नहीं पाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यार मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बिना चल ही नहीं सकता यार। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। मतलब जिंदगी में सही रास्ता तो वही दिखाता है ना मुझे, और उसे मैं, वो भी अलग बात है। तो यहाँ बढ़ते अगले टॉपिक की ओर, जो की है तुम इन तीनों सेक्टर्स के बारे में जान लिए, अब कंपेयर करो इन्हें। तो कैसे करोगे तुम कंपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को? कुछ नहीं है, तुम्हें जानना है बस प्राइमरी सेक्टर कितना प्रोड्यूस करता है, टर्सरी सेक्टर कितना प्रोड्यूस करता है और सेकेंडरी सेक्टर कितना प्रोड्यूस करता है। एंड देन तुम इन तीनों को कंपेयर कर लेना, कौन सा खतरनाक है कौन सा नहीं है। जिसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगा एक चीज का, जिसे कहता है जीडीपी। अब देखो लोंडो, जीडीपी को ना अपना क्रश का डीपी मत समझ लेना। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वाह क्यों शेनोरिटा, भाग यहाँ से भोसड़ी की। अच्छा चलो ठीक है, जीडीपी को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक फार्मर है जिसने अपने खेत पे वीट उगाया है, अब उसे बेचना चाहता है, तो अपने पास वाले मिल पे जाता है एंड अपने पास जितने वीट थे उसे 20 रुपए में बेच देता है वो। अब वो जो मिल है वो उस वीट को ग्राइंड करता है और बनाता है आटा,
या फ्लावर कुछ भी कह लो, एंड देन वो उसे बेच देता है 35 रुपीज में एक बिस्कुट बनाने वाले कंपनी को। अब ये कंपनी क्या करता है, इस फ्लावर को मिक्स करता है ऑयल और शुगर के साथ और बन जाता है बिस्कुट, जिसे वो बेचता है 80 रुपीज पे। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये जो बिस्कुट बनाया ना, ये एक फाइनल प्रोडक्ट, बट देखो इकोनॉमिक्स के अंदर पे ये जो बाकी दोनों प्रोडक्ट, चाहे फार्मर ने जो बनाया और जो उस मिल ने जो बनाया, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, वो आधा अधूरा है। जब कुछ चीज पूरा होता है देन उसे कहते हैं हम फाइनल प्रोडक्ट। तो इकोनॉमी के अंदर में ना हम फाइनल प्रोडक्ट को सिर्फ इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम इंक्लूड नहीं करते। ये मैंने इसलिए बताया, अब तुम्हें समझने में आसानी होगा जीडीपी का डेफिनेशन। देखो जीडीपी का मतलब क्या है, तुमने अपने कंट्री के अंदर में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस किया, उसका जो फाइनल मैं कह रहा हूँ वैल्यू होगा ना गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे ही तुम कहोगे जीडीपी। सिंपल है, जो भी चीजें तुमने फाइनली बनाया अपने कंट्री के अंदर पे, उसका जो वैल्यू होगा वही होगा जीडीपी। तो एक कंट्री को अगर तुम नापो जीडीपी के हिसाब से, तो जो कंट्री जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसका जीडीपी भी उतना ज्यादा होगा, और जो कंट्री जितना कम प्रोडक्शन करेगा उसका जीडीपी भी सबसे कम होगा। अब एग्जाम्पल के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी है यूएसए का, और इंडिया आता है रैंकिंग पे 5th। अब हमने जीडीपी के बारे में जान लिया, अब हमें तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना है, बट उस कंपैरिजन से पहले हमें और एक टॉपिक जानना है, जो कि है हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स। ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स है, इनके अंदर में हिस्टोरिकली क्या क्या चेंजेस आया है, कैसे ये सेक्टर्स इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम, वो जानना है। देखो इन तीनों सेक्टर्स को तुम कुछ स्टेजेस में बांट सकते हो। पहला और इनिशियल स्टेज, जहाँ क्या होता है कंट्री के अंदर पे प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब कंट्री कोई भी नया होता है, अभी बस डेवलप हो ही रहा है, तो वहाँ एक लौता चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है एग्रीकल्चर। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो भी एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व होते हैं। देन जब समय बीतता है, नए नए टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आता है जो चीजों को आसान बनाता है, तब क्या होता है उस कंट्री के लिए ना सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ज्यादातर लोग क्या होते हैं, सस्ते में और ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं और यूज भी करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री पे बन रहा है तो सस्ता भी होगा और ज्यादा भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो लोग काम करना भी अब खेतों में नहीं चाहते हैं, फैक्ट्रीज पे चाहते हैं। एंड देन सोसाइटी और डेवलप होता है, कंट्री और डेवलप होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब इसके पीछे का वजह होता है अलग अलग सर्विसेज का डिमांड बढ़ने लगता है, और ये डिमांड जो क्या होता है इसलिए बढ़ता है क्योंकि चीजें सुधरता है, जो काम करने का कंडीशन है वो भी सुधरता है। तो अब लोग सर्विस सेक्टर में काम भी करना चाहते हैं और सर्विसेज का मजा भी लेना चाहते हैं। तो इस समय इसीलिए सर्विस सेक्टर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस लेने लगता है। ओवर द 100 years दुनिया भर में ऐसा देखा गया कि सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है अभी। बट एक समय था बहुत पहले जब एग्रीकल्चर खतरनाक हुआ करता था, लोग उसके अलावा और कुछ जानते ही नहीं थे करना, तब प्राइमरी सेक्टर सबसे खतरनाक हुआ करता था। जैसे मैं भी बचपन में बहुत खतरनाक हुआ करता था। नहीं LKG, नर्सरी, KG 1, क्लास 2, क्लास 1, मतलब यहाँ तो फुल मार्क्स आते थे भाई, 100 में से 98, 99, कभी कभी तो 100 भी भाई। औकात मेरे। बट वो सुनहरे दिन गए भाई, अब तो कॉलेज में बस बैक ना लगे वही बहुत है, ऐसा सोचता हूँ मैं। हाँ ठीक है, जरा अपने दिनों को याद नहीं करते। टॉपिक पे वापस आते हैं। अब तुमने जान लिया बैक स्टोरी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का। अब जानो कि इंडिया पे इन सेक्टर्स का क्या कंडीशन है, जिसके लिए अब तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा जीडीपी का। याद है ना जीडीपी क्या है, फाइनल गुड्स जो भी हम अपने कंट्री पे बनाते हैं एक साल के अंदर पे, ठीक है। अब देखो जीडीपी ना बनता है जितना प्राइमरी सेक्टर बनाता है टोटल, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इन तीनों का जो प्लस करने के बाद वो जो वैल्यू होता है उसे कहते हैं हम जीडीपी। एनसीईआरटी के अंदर पे एक कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दिया गया है समझाने के लिए कि जीडीपी के अंदर पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का कैसा कंट्रीब्यूशन है। नहीं है, हम ना इस कॉम्प्लेक्स चार्ट को नहीं समझेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है, और मैं सही बताऊँ तो नंबर्स का काम नहीं है यार, नहीं एग्जाम में, नहीं मतलब अभी तो नहीं है तुम्हारे लिए। तो मैं बना रहा हूँ तुम लोग के लिए एक सिंपल सा चार्ट। लाइक यहाँ पे 2 टाइम पीरियड दिया गया है, पहला है 1973 से 74 का, दूसरा है 2013 से 14 का। लगभग 40 साल का गैप है, और 40 साल के इस गैप में देखना ये है कि क्या चेंजेस आया है इस सेक्टर्स पे। देखो 1973 से 74 के अंदर पे जीडीपी के अंदर पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था प्राइमरी सेक्टर, सेकंड नंबर पे था टर्सरी सेक्टर, और तीसरे नंबर पे था मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि सबसे कम था मैन्युफैक्चरिंग और सबसे खतरनाक था प्राइमरी सेक्टर हमारा। फिर आ जाओ अब 40 साल बाद, यहाँ पे क्या होता है, गेम पूरा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है टर्सरी सेक्टर का, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी सेक्टर का, और मैन्युफैक्चरिंग के बीच पे आ जाता है। अब यही से आएगा क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये जो टर्सरी सेक्टर है ओवर द 40 सालों से इतना इंपॉर्टेंस गेन कर लिया इसने। देखते हैं, क्योंकि ये डायग्राम तुम्हें यही समझा रहा है कि इन 40 सालों में टर्सरी सेक्टर बहुत ही डेवलप हो चुका है। प्राइमरी सेक्टर जो कि एक समय बहुत खतरनाक नंबर 1 पे हुआ करता था जीडीपी के मामले पे, वो अब आखिरी नंबर पे है। देखो कुछ बेसिक सर्विसेज है लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, बैंकिंग, ये सारे सर्विसेज बढ़ रहा है आज के समय पे, और ये सर्विसेज सर्विस सेक्टर ही प्रोवाइड कर पाता है। एग्रीकल्चर तो कर नहीं पाएगा, प्राइमरी सेक्टर तो कर नहीं पाएगा। देन इसके बाद इन 40 सालों में ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हुआ, ये भी हुआ है। अब ये भी फायदा दिया है सर्विस सेक्टर को, यही बात है खास सर्विस सेक्टर का, ये दूसरों का फायदे से भी फायदा लेता है। बिल्कुल मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह हमेशा मेरा फायदा उठा लेता है।
जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। खैर, तीसरा चीज, इन 40 सालों में लोगों का इनकम भी बढ़ा है। अब इनकम बढ़ने की वजह से लोग अय्याज भी हुए हैं। पहले अगर तुम्हारे दादा दादी को कहोगे कि क्लब में चलो, पार्टी करने चलो, बाहर चलो, नहीं यार, बट आज के लौंडो लौंडियों को देखो, शॉपिंग करना, महंगे महंगे रेस्टोरेंट पे जाना, घूमना फिरना, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉमन है ये सब चीजें। एंड आखिरी चीज, इन 40 सालों में कई सारे न्यू सर्विसेज जो कि जुड़ा हुआ है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लाइक अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये भी एक तरीके का सर्विस है, नया सर्विस है जो कि कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन का ही पार्ट है। इन्होंने भी अपना इंपॉर्टेंस गेन किया और ये हमारे लिए आजकल बहुत जरूरी भी है। तो या इन सारी चीजों की वजह से ही सर्विस सेक्टर जो है, तुम कह लो टर्सरी सेक्टर जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के समय हमारे लिए। अब देखो, माना कि इन 40 सालों के अंदर पे टर्सरी सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो करा है, बट ये जो ग्रोथ है ना, वो एक जैसा नहीं है हर जगह। जहां जहां स्किल और नॉलेज का जरूरत होता है ना, वहां पे सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करा है। बट ऐसे जगह जहां पे नॉलेज और स्किल का जरूरत कम से कम है, लाइक तुम कह लो जो सड़क पे बैठे हुए हैं, सब्जी वाले हैं, मछली वाले हैं, या जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है, वो भी तो सर्विसेज दे रहे हैं, बट उनका कंडीशन बहुत खराब है। लाइक मैं तुम्हें अपना कहानी सुनाता हूँ। तो मेरा कजिन ब्रदर है, काफी कूल है, काफी स्मार्ट है। जब तक मुझे ये पता नहीं चला कि मतलब देखो सीन क्या था कि मुझे यार मार्केटिंग करना, सब्जी खरीदना सब नहीं आता। तो मेरे मम्मी ने भैया के साथ मुझे भेज दिया कि इसे थोड़ा दुनियादारी की समझ सिखाओ यार, मतलब लेके जाओ। तो मैं भैया के साथ गया सब्जी वब्जी खरीदने, और जो मैंने देखा ना भैया का बार्गेनिंग स्किल, भाई साहब मेरी मतलब लिटरली प्राइस वॉर चल रहा था सब्जी वाला और मेरे भैया के बीच। फिर मैं गया कपड़े खरीदने हमारे शहर की बहुत ही अच्छी सी दुकान पे। तब मुझे पता चला कि मेरा भैया कितना फट्टू है। एक सिंपल सा कुर्ता खरीदा 1800 रुपीज में, और साथ साथ में मैंने भी एक शर्ट खरीदा 900 रुपीज में। लिटरली मुझे अभी तक रिग्रेट है उस चीज का। इससे अच्छा शर्ट तो मुझे 500 में मिल जाता। बंदे ने एक बार बार्गेनिंग नहीं करा भाई वहां पे, लिटरली मैं बता रहा हूँ। और ये जो कंडीशन है ना, ये इंडिया में हर जगह है। बड़े बड़े मॉल में चले जाओ, बड़े बड़े हाई फाई जहाँ भी चले जाओ, लोग बार्गेनिंग नहीं करते। बट लोग छोटे छोटे जो स्ट्रीट वेंडर्स है, कुछ भी मतलब सब्जी बेच रहे, कुछ भी बेच रहे, उनके साथ घनघोर बार्गेनिंग करते हैं। खैर, तो ये आम कहानी है हर इंडियन का। खैर, अब अगला सवाल, जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का है, ठीक है, बट लोग सबसे ज्यादा कहाँ काम कर रहे हैं? तो अगेन टाइमलाइन हम वही इस्तेमाल करेंगे। तो जीडीपी में एम्प्लॉयमेंट का शेयर कितना है, मतलब कितने लोग कौन सा सेक्टर पे जीडीपी में काम कर रहे हैं? सबसे ज्यादा लोग काम करते थे प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ऑलमोस्ट 71%। उसके बाद ये नंबर आता है टर्सरी सेक्टर के पास, जो कि ऑलमोस्ट 18% है। एंड देन थर्ड आता था 11%, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे आता था। अब आ जाओ 40 साल बाद, यहाँ भी सीन ना एग्जैक्ट वैसे ही है। 40 साल बाद भी कुछ बदला नहीं था, बस नंबर में कुछ अदल बदल हुआ था। 40 साल बाद 71 से प्राइमरी सेक्टर आ गया 44 पे, बट अभी भी प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा था। सेकंड नंबर पे था अगेन टर्सरी सेक्टर 31% के साथ, और आखिर में था सेकेंडरी सेक्टर 25% के साथ। ये परसेंटेज के ऊपर इतना ध्यान मत देना। इस कहानी का लुब्बे लुब्बास ये है कि देखो, इन 40 सालों में कुछ बदला हो या नहीं बदला हो, अगर कोई एक सेक्टर जिसने सबसे ज्यादा काम दिया है लोगों को ना, वो सेक्टर था प्राइमरी सेक्टर। अब ऐसा क्यों है नहीं है ये हम आगे देखेंगे, बट सिंपल सा बात ये है, देखो हाँ, माना कि जीडीपी के मामले पे प्राइमरी सेक्टर सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट रोजगार देने के मामले में ना लोगों को ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। मोर देन हाफ जो इंडिया का पॉपुलेशन है, ये प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड चीजों पे काम कर रहा है, जबकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है ना जीडीपी में, ये 15% से भी कम है। अभी एक दिक्कत का बात है यार, इससे एक प्रॉब्लम खड़ा होता है जिसे हम कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो दिखती नहीं है भाई। क्या मैं क्या समझा रहा हूँ? देखो, एक चीज होता है जरूरत, तुम्हें कितना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा चीजें तुम लगाओगे ना, तो वो लगाना नहीं लगाना मतलब वेस्ट करना ही होता है। तो यहाँ भी ना ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर पे जितने काम करने के लिए लोग चाहिए ना, उससे ज्यादा है। तो ज्यादा जो है होना नहीं होना बात बराबर ही है। वो दिख नहीं रहा है बट वो बेरोजगार है। अगर वो नहीं होता ना, तो आज जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा पैसा मिलता। बट देखो, इतने सारे लोग काम कर रहे तो वैल्यू नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब टर्सरी सेक्टर इतना सही है, जीडीपी में इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो लोग यार प्राइमरी सेक्टर पे क्यों अटके हुए, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? देखो, सबसे पहला चीज, अगर तुम्हें काम चाहिए सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर पे, तो उसके लिए तुम्हें चाहिए एजुकेशन और स्किल, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। स्किल के मामले में तो बताऊं मैं, सही में थोड़ा मुश्किल है। दूसरा चीज, ये सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर ज्यादातर जो काम होता है ना, या तो मशीन से होता है या तो कोई टेक्नोलॉजी से होता है। तो इतना काम भी नहीं है यहाँ पे जो लोगों को रोजगार दे पाएगा इतना ज्यादा। और आखिरी चीज, प्राइमरी सेक्टर पे बस कुछ चीज चाहिए, तो वो है फिजिकल पावर। लोगों के पास हाथ होना है, पैर होना है, बस काम मिल जाएगा यार। तो मजबूरन लोगों को प्राइमरी सेक्टर पे ही अटका रहना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई शौक से बैठ रहा है यहाँ पे। बाकी अगर बात आए शौक का, तो हमें तो बस आराम फरमाना होता है। संडे मंडे हर दिन यार बस सोने दे दो हमें, और कुछ नहीं चाहिए ना भाई। काम किसी और दिन कर लेंगे, सोना इंपॉर्टेंट है, फोन चलाना इंपॉर्टेंट है। ऐसा मुझे भी लगता है यार। हाँ, इसीलिए वीडियोस आने में लेट होता है, सही बताओ तो मैं।
कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। खैर इतना भी ऑनेस्ट नहीं होना था। अब देखो अगला टॉपिक ऐसा जिससे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का भी आई मीन वो घबराते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे मोदी जी है, जिसका यार दुनिया में रोला है अलग ही लेवल का। अगर तुम उन्हें भी पूछ दो कि मोदी जी आपके पास तो हर बीमारी का इलाज है, कुछ नुस्खा ऐसा भी बताया जिससे इस देश के अंदर पे बेरोजगारी खत्म हो जाए, चुप हो जाएंगे यार वो भी, दुम दबा के भागेंगे सारे के सारे पॉलिटिशियंस, क्योंकि ऐसे काम के लिए उनके पास समय नहीं है भाई, उनके पास इंपॉर्टेंट काम पड़ा हुआ है, वो करेंगे। समझ रहे हो तुम? बट हम नहीं भाग सकते। अगर सीबीसी वाला चच्चा पूछ दे यार तो बताना पड़ेगा, तो हम बताएंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे तुम रोजगार क्रिएट करोगे। तो देखो ज्यादातर काम तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ही है। इंडिया के अंदर पे ज्यादातर जो फार्मर्स है वो गरीब है। किसान को जो खेती बाड़ी करने के लिए फर्टिलाइजर्स या ट्रैक्टर कोई भी दूसरा सामान चाहिए होता है, उनके पास इसका पैसा तक नहीं होता है। तो अगर गवर्नमेंट चीप लोन प्रोवाइड करे उन्हें, तो इससे उनका बहुत ज्यादा मदद हो सकता है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट डैम्स और कनाल्स बनाए नए नए, तो इससे इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम इंप्रूव हो सकता है और इससे रोजगार भी बनेगा। तीसरा चीज, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकता है अपना पैसा ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करने पे, जो क्रॉप्स है उनका स्टोरेज फैसिलिटीज को इंप्रूव करके, रूरल एरियाज पे रोड कंस्ट्रक्ट करके। ये जो चीजें है ना, ये सिर्फ एक फार्मर को फायदा नहीं पहुंचाता, ये अदर बिजनेसेस जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसे भी फायदा पहुंचाएगा। फिर गवर्नमेंट क्या कर सकता है, रूरल एरियाज पे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, जिसे कहते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सेटअप करवा सकते हैं। इससे भी गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकता है हेल्थ एंड एजुकेशन की ओर। एक कंट्री कितना डेवलप होगा नहीं होगा वो डिसाइड किया जाता है, वहाँ पे एजुकेशन कैसा है, वहाँ पे हेल्थ कैसा है लोगों का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आखिरी चीज, टूरिज्म को प्रमोट करके भी हम रोजगार जनरेट कर सकते हैं। बट देखो अभी जो मैंने तुम्हें चीजें बताया ना, ऐसा करेंगे गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म चीज है, एक दिन में नहीं हो जाएगा। क्या हो अगर कोई इंसान है जिसे रोजगार चाहिए, वो बेरोजगार है और तुम्हें अभी उसे मदद करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाया हुआ है मनरेगा करके, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस प्रोग्राम को 2005 के अंदर पे स्टार्ट करा गया था, जहाँ पे ये बताया गया कि लोगों को ना हम राइट टू वर्क प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर तुम ऐसे बैठे हो, काम चाहिए तुम्हें, तुम करना चाहते हो काम, तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हारा हक है। इस प्रोग्राम को इंडिया के अंदर पे 625 डिस्ट्रिक्ट पे लॉन्च करा गया, जहाँ पे लोगों से ये वादा करा गया कि आपको 100 दिनों का काम तो हम देंगे ही देंगे जैसा भी हो। अगर हम आपको 15 दिन के अंदर कोई काम ढूंढ के नहीं दे पाए तो हम देंगे आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब यार फ्री के पैसे मिलेंगे बिना काम करके। मतलब ऐसा स्कीम तो यार मेरे लिए भी होना चाहिए, बिना काम करे पैसे। मतलब भाई साहब जिंदगी मौज ऐस और बंदीबाजी में काटूंगा, पैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पैसे तो आएंगे ना भाई, काम करने का क्या जरूरत है। खैर वो तो सपना रहेगा, हकीकत बन नहीं सकता ये। बढ़ते अगले टॉपिक की ओर। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। काम करने के हिसाब से हमें बांटना है फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को। यार इस ज्योग्राफी के अंदर पे क्लासिफिकेशन इतने ज्यादा क्यों है यार, मैं थक चुका हूँ, ये पीछा कब छोड़ेगा मुझे नहीं पता। इतना बाटा बाटी करते करते ना भाई, मुझे लगता है किसी दिन मैं खुद बट जाऊंगा, तब जाके ये क्लासिफिकेशन खत्म होगा ज्योग्राफी के अंदर। खैर दो तरीके का क्लासिफिकेशन होता है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है वो रजिस्टर्ड होता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे चीजें रजिस्टर्ड नहीं होता है। मेरा रजिस्टर्ड से मतलब है कि लाइसेंस होगा। अगर तुम्हें कोई काम इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे करना है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अब देखो यही से दिक्कत स्टार्ट होगा, तो क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे चीजें करने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे कि फैक्ट्री लॉ, मिनिमम वेज एक्ट, जिन्हें फॉलो करा जाता है। और वहीं पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे लाइसेंस वाइसेंस चाहिए नहीं होता है, तो वहाँ कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करा जाता है, होने में बट फॉलो नहीं करा जाता है। अब इसी चीज का दिक्कत झेलना पड़ता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे। यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे जॉब सिक्योरिटी को एंजॉय करा जाता है लोगों के द्वारा। जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे जॉब सिक्योरिटी होता है, काम करने का जो समय है वो भी फिक्स होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे, और अगर तुम एक्स्ट्रा काम करते हो तो तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे, कुत्तों की तरह काम कराया जाएगा। और ओवर टाइम का तो सोचो ही मत, तो वो तो करना ही पड़ेगा तुम्हें अगर काम है तो। एग्जाम्पल का बात करूँ तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है, बैंक्स है, यहाँ पे काम करने वाले लोग। अनऑर्गेनाइज का एग्जाम्पल तुम दुकानदारों को ले लो, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ले लो। अब देखो तुमने ये दोनों डिफरेंसेस को समझ के ये समझा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनके साथ गलत हो रहा है। हमें ऐसा कुछ करना है जिससे हम ये चीजों को रोक पाए, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम करने वाला सिचुएशन दो जगह अलग अलग रहता है। गाँव के अंदर पे, रूरल एरियाज पे ना, मोस्टली जो एग्रीकल्चर रिलेटेड काम होता है ना, वहाँ पे लोग
अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे काम करते हैं, लाइक लैंडलेस लेबर है, एग्रीकल्चर के अंदर पे काम करने वाला, स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, शेयर क्रॉपर्स है, आर्टिशंस है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, फार्मर्स को सपोर्ट कर सकता है, टाइम पे सीड्स को डिलीवर करके, एग्रीकल्चरल इनपुट्स प्रोवाइड करके, लोन देके, स्टोरेज फैसिलिटीज को देके। फिर जो बात रहा शहरों के अंदर, अर्बन एरियाज पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पे काम करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और स्ट्रीट वेंडर्स। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकता है, रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करके और जो भी आउटपुट बनता है उनके लिए एक मार्केट देके। तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम करते हैं ना, वो लोग SC ST या बैकवर्ड कम्युनिटीज से होता है। और भाई सब तुमको पता है इनके साथ होता है घनघोर बेइज्जती, अपमान, जो कह लो तुम, डिस्क्रिमिनेशन घनघोर लेवल पे होता है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे कि इनका जो बेसिक राइट है ना वो बचा रहे। ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता है ना वो ना हो, समझ रहे हो मेरी बात। खैर बढ़ते हैं अगले क्लासिफिकेशन के, और क्या करे यार, क्लासिफिकेशन खत्म ही नहीं होता। खैर आखिरी है ये, जेल लो थोड़ा मुझे भी और इन क्लासिफिकेशंस को भी। ओनरशिप के बेस पे जो तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो उसका मालिक कौन है, तो मालिक तो यार ऊपर वाला ही होता है। बाकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से दो है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। देखो प्राइवेट के अंदर पे क्या होता है, कोई इंडिविजुअल या कोई एक ग्रुप मालिक होगा, बट पब्लिक सेक्टर के अंदर पे गवर्नमेंट भाई साहब मालिक। अब इससे देखो क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्योंकि गवर्नमेंट का होता है तो वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वहां पे कोई सोशल वेलफेयर नहीं देखा जाता है, प्रॉफिट भैया, पैसा है, बाहर में जाए जनता, ऐसा कोई सीन है। एग्जाम्पल प्राइवेट सेक्टर का टाटा ले लो, रिलायंस ले लो, पतंजलि ले लो, इन्फोसिस ले लो। गवर्नमेंट का बात करूँ तो रेलवे, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बैंक्स। अब देखो ये चीज से फिर एक चीज तुम्हारे दिमाग पे क्लियर होना चाहिए, हमारा जो ये समाज है ना, सोसाइटी, कंट्री, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइवेट सेक्टर तो होना चाहिए ठीक है, बट पब्लिक सेक्टर के बिना ना एक देश दिक्कत पे आ सकता है। अब ऐसा क्यों है ये जानो। कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं ना जिसे प्रोवाइड करने के लिए भाई साहब अंधा पैसा चाहिए होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए रेलवे, एजुकेशन, हेल्थ, ये ऐसे एग्जाम्पल्स है, ऐसे सर्विसेज है जिसे प्रोवाइड करने के लिए भाई साहब अंधा पैसा चाहिए। और किसी एक बंदे के पास या कोई ग्रुप के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो प्रोवाइड कर पाए। और अगर मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर है जो प्रोवाइड कर भी रहा है तो वो सस्ते में तो प्रोवाइड करेगा नहीं, उसके वो अंधा पैसा भी चार्ज करेगा। अब अगर सस्ते में चाहिए तो एक ही उपाय है भाई, गवर्नमेंट। तो इसीलिए कहते हैं यार जो गवर्नमेंट होता है वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करता है, सपोर्ट करता है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, किसी के भलाई के लिए काम नहीं करता। तो इसीलिए यार पब्लिक सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सोसाइटी के अंदर पे। खैर यार इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। उम्मीद है यार तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना यार तो देखो यार ऐसे मत जाना, तुम बता रहा हूँ भूखे नंगे मरोगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं थक चुका हूँ, नींद लेने जा रहा हूँ, और यार जाते जाते मैं तुम लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे ना तुम लोगों का एक मदद चाहिए। मैं यार अपने मम्मी से लड़के बैठा हुआ हूँ, उन्हें यार मेरा स्ट्रगल समझ ही नहीं आता। वो तो अपने जिद पे लगे हुए हैं कि भाई साहब PhD करो और ब्ला ब्ला करो, उन्हें मेरे सपने का कोई परवाह ही नहीं है बस। तो मैंने क्या लड़के कहा, बस मुझे 1 साल दे दो, मैं साबित कर दूंगा कि आई एम द बेस्ट। तो यार ये 1 साल मैं जम के वीडियोस डालूंगा और ट्राई करूंगा 1 मिलियन रीच करने का। सो यार हो सके तो यार मतलब क्या कहूँ, शेयर करो, सपोर्ट करो। ज्यादा नहीं कहूंगा, हाँ सही में मैं अभी बहुत हल्के में कह रहा हूँ ये बात, बट या मुझे जरूरत है तुम लोगों का।